सपोज हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इनिशियली इसकी कुछ स्टेट होगी, तो इसकी स्टेट है इसके अंदर आपका कंबसन प्रोडक्ट भरा हुआ है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1। तो ये क्या हो गई इसकी स्टेट फर्स्ट। अब यहां पर कंबसन हुआ या हमने स्पार्क दिया तो कंबसन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर पिस्टन का एक्सपांसन होगा। तो पिस्टन का एक्सपांसन होगा तो यहां पर प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की क्या होगी, चेंज। तो आफ्टर एक्सपांसन एक स्टेट ये हो, स्टेट 2। तो इस स्टेट को बताने के लिए हम बोलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। एट दिस इंस्टेंट इसका प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम P2 होगा। तो ये क्या कहलाती है, इसकी एक स्टेट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इसकी एक स्टेट कहलाती है। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की क्या कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, उसकी स्टेट कहलाएगी। और स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज। स्टेट ये है और इस पर प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की ये। तो डेफिनेशन लिखेंगे, कंडीशन ऑफ द सिस्टम condition of the system is known as state of the system. Comma, state of the system is specified by state of the system is specified by its property. तो सपोज हम यहां पर इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये वॉल्यूम एक्सिस हो गई और ये प्रेशर एक्सिस। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एट स्टेट 1 इसका प्रेशर कितना है, P। तो सपोज इट इज ए प्रेशर P1 एंड एट दिस पॉइंट प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, V1। तो ये हो गई इसकी स्टेट 1। आफ्टर द एक्सपांसन प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हुआ तो सपोज स्टेट जो पहुंच गई कहीं और पहुंच गई, ठीक है। स्टेट सपोज यहां पर जनरली अगर अपन देखें तो प्रेशर जो है वो कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इनिशियली जो प्रेशर होगा आपका हम बोल सकते हैं कि ज्यादा होगा। ये इनिशियली प्रेशर हम यहां पर अगर हम बोलते हैं तो ये जो कंडीशन है आपकी यहां, ये स्टेट जो है यहां पर आ जाएगी, ठीक। ये क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, देखने से हमको पता चल रहा है। तो ये जो सेकंड स्टेट है इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो एट दिस पॉइंट द P2 and the corresponding pressure is suppose P2। ये हो गई स्टेट 2 और ये हो गई स्टेट। तो ये जो स्टेट में चेंज आपको देखने को मिला इसको हम क्या बोलेंगे,
प्रोसेस। तो ये जो हुआ है वो इस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, और इस प्रोसेस का, ये हो गई आपकी एक प्रोसेस, और ये जिस पाथ के थ्रू हुआ है दैट इज नोन एज प्रोसेस पाथ। ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोसेस पाथ। तो प्रोसेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे हम? हाँ, चेंज इन स्टेट। तो एनी चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। और जिस पाथ के थ्रू, अब ये पाथ कोई सा भी पाथ हो सकता है, इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, यहां से यहां आने के इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट पाथ दे विल कॉल्ड एज प्रोसेस पाथ। तो ये आपने लिखा क्या? तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे प्रोसेस। क्या पी वाई पर ही क्यों शो करते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं। पीवी डायग्राम हम बोल रहे थे, एक एक्सिस आपका प्रेशर एक्सिस लेना है, एक वॉल्यूम एक्सिस लेना है। हाँ, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। हाँ। यहां पर क्या होता है, जैसे कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब आगे चल के आप पढ़ोगे कि जितने भी क्लोज सिस्टम होते हैं उनका जो वर्क इंट्रैक्शन होता है उसको निकालने के लिए हम प्रोसेस को प्रोजेक्ट करते हैं वॉल्यूम एक्सिस पर। तो वॉल्यूम एक्सिस पर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एरिया निकालना आपका क्या होगा? आसान होगा। और ओपन सिस्टम के लिए आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा प्रेशर एक्सिस पर। तो आप कन्वीनियंट के हिसाब से उसको यहां पर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों ही प्रॉपर्टी है, अदर में कैसे? ऐसा कोई फिक्स नहीं, ये हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से। ये कि जो हमने समझने के अकॉर्डिंग है कि जिसको हमने स्टार्टिंग में मान लिया था उसी के बेसिस पर, बाकी फर्क आपका कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, टाइम को वाई पर नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर टाइम आपका जनरली अगर अपन बात करें तो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ये जो ग्राफ आपका बनता है ये दोनों एक दूसरे पर, एक एक्सिस आप ले रहे हो तो एक दूसरे पर क्या रहेगी? डिपेंडेंट रहेगी, तभी तो आप ग्राफ बनाओगे। केवल टाइम को आपको रिप्रेजेंट करना है तो केवल टाइम को तो आप वाई एक्सिस पर भी कर सकते हो, बट टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा पैरामीटर, टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा पैरामीटर। अब ये बात है कि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, तो टाइम यहां पर हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होगी थी, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर टाइम आ गया। टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मैथमेटिक्स तो वही बोलता है ना आपका। इन जनरल हम ये मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया। ये क्या बनाया है? मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया। तो मैथमेटिकल मॉडल में आपका अगर ये दो एक्सिस है, यहां से इस एक्सिस को अगर यहां पर भी मैं लेके आऊंगा तो उसमें चेंज कुछ भी थोड़ी दिखेगा आपको। एरिया अंडर द कर्व आप लोगे, मेनली तो वही आपको कैलकुलेट, तो ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे प्रोसेस की। एनी चेंज ऑफ स्टेट, एनी चेंज ऑफ स्टेट is known as process, comma, the infinite state, the infinite state through which system passes, the infinite state through which
system passes from initial to final state, from initial to final state known as process path. प्रोसेस पाथ, ठीक है। ये स्टेट हो गई, ये स्टेट हो गई। स्टेट में चेंज क्या कहलाएगा? आपका प्रोसेस कहलाएगा। और जिस पाथ के थ्रू ये चेंज हो रहा है दैट विल बी ए प्रोसेस पाथ। अब ये प्रोसेस पाथ आपके कोई से भी हो सकते हैं। आप जो जनरल पढ़ते हो प्रोसेस में, एडियाबेटिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, पॉलीट्रोपिक हो सकता है, आपका आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके प्रोसेस पाथ है, ठीक है। इसको बना लिया आपने, ठीक है। हमने सिस्टम पढ़ा था, सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़े। यहां पर हमने देखा प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट में चेंज। तो अब हमको यहां पर बात करना है कि कौन कौन से टाइप की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। कौन कौन से टाइप की प्रोसेस होती है? हाँ, पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा क्वासी स्टेटिक एंड नॉन क्वासी स्टेटिक। तो पहला लिखेंगे क्वासी स्टेटिक एंड नॉन क्वासी स्टेटिक। क्वासी मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। स्टेटिक मतलब स्थिर, रुका हुआ। ऑलमोस्ट स्टेटिक, यहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर कोई चेंज हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। और नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, जो क्वासी स्टेटिक नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? हाँ, जैसे कि क्वासी स्टेटिक अगर हम बात करें, सपोज यहां पर इस पिस्टन के ऊपर मैंने एक मास प्लेस कर दिया, एक मास प्लेस कर दिया। इस मास को एकदम से मैं, यहां पर इसका कुछ प्रेशर है, हाई प्रेशर है इसके अंदर, इस मास को एकदम से हटाता हूं तो कंडीशन क्या मिलेगी आपको? ये पिस्टन जो है बहुत ही कम टाइम में ऊपर उड़ जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? हुई क्या? ये प्रोसेस होगी क्या? इसको प्रोसेस बोलेंगे क्या? अरे बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि स्टेट जो है क्या हुई? चेंज हुई ना। तो स्टेट चेंज हुई तो ये प्रोसेस कहलाएगी। बट ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस कहलाएगी? नॉन क्वासी स्टेटिक। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने मास को हटाया एकदम से और ये विद इन सेकंड में, माइक्रो सेकंड में आपका एक्सपांशन हो गया, टाइम ही नहीं लगा। और क्वासी स्टेटिक की अगर हम बात करें, सपोज इस मास की जगह मैंने, यहां पर एक सिंगल मास मैंने प्लेस किया था, सिंगल मास मैंने प्लेस किया था। अब इस सिंगल मास की जगह मैंने छोटे छोटे कंकड़ रख दिए, रेत के कंकड़ रख दिए, और एक एक कंकड़ को क्या कर रहा हूं मैं? उठा रहा हूं, ठीक है। मुझे इस स्टेट को स्पेसिफाई करना है। तो देखिए, स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा किसकी जरूरत पड़ती? प्रॉपर्टी की। अरे यस और नो? तो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती थी। इनिशियली इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी, ये स्टेट थी, स्टेट 1। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये मास को उठाया तो ये स्टेट 2 मुझे मिली।
तो स्टेट 2 जो मुझे मिलेगी, सपोज ये मुझे स्टेट 2 की गई, बीच की कंडीशन आपको पता है क्या? बीच में क्या प्रेशर था, क्या वॉल्यूम था, तो पता चलेगा क्या? क्योंकि चेंज इतना फास्ट हुआ कि आप बीच में जो प्रॉपर्टीज थी उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर। तो यहां पर इसका प्रोसेस पाथ क्या होगा, एग्जैक्टली आप पता है क्या? क्या होगा एग्जैक्टली पता है क्या? और जो चीज एग्जैक्टली यहां पर नहीं पता रहती है उसको हम इमेजनरी बोलते हैं, और इमेजनरी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉटेड लाइन से। तो इस स्टेट को, इस चेंज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? डॉटेड लाइन से। क्लियर है? और वहीं पर अगर इस मास की जगह मैंने वही थोड़ी देर पहले जो बताया कि बालू रेत रख दी, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर रख दिए, कंकड़ रख दी, एक एक कंकड़ पत्थर में उठाते जा रहा हूं, तो एक मैंने पत्थर उठाया और उस टाइम पर इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मैं मेजर कर सकता हूं। दूसरा उठाया, उसको मेजर कर सकता हूं। तीसरा उठाया, ऐसे धीरे 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 इनफाइनाइट टाइम तक मैं उठाता गया, उठाता गया, उठाता गया। जब सारे खत्म हो गए तो मैं कंडीशन मिली, ये स्टेट। तो हर एक पॉइंट पर आपको उसकी प्रॉपर्टी सिस्टम की पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? तो चल जाएगी तो आपको इस प्रोसेस का पाथ भी पता चल जाएगा। तो इस प्रोसेस का पाथ पता चल जाएगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? एक रियल लाइन में भी हो सकता है कि ये, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक, और ये क्या कहलाएगी? नॉन क्वासी स्टैटिक। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस, जो बहुत ही इनफाइनाइट से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्रोसेस पाथ आपको पता रहेगा, हर एक पॉइंट की आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी। इसके अलावा जो भी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन क्वासी स्टैटिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। A quasi-static process, a quasi-static process is a process which occurs, is a process which occurs infinitely slowly, infinitely slowly, and it represented by, and it represented by a real line, a real line, line, comma, the process which are not quasi-static, which are not quasi-static, ब्रैकेट में लिखेंगे फास्ट प्रोसेस, fast process are known as non quasi static process, are known as non quasi static process.
तो सिंपली अगर हम बात करें, क्वासी स्टेट बहुत ही स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट स्लो, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो जितनी भी रियल प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, क्वासी स्टेटिक या नॉन क्वासी स्टेटिक? इनफाइनाइटली स्लो, मतलब एक प्रोसेस होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो ऐसी तो कोई प्रोसेस होती नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करेंगे किससे? लाइन से। एक और लाइन लिख लीजिए उसमें, नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस are represented by this line. ठीक है, इसको बना लिया क्या? बना लिया। बना लिया। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। नाम से समझ में आ रहा है यहां पर रिवर्सिबल मतलब अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स करें तो वापस वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाएगी उसी पाथ के थ्रू। अब देखिए यहां पर ये बनाया आपने, यहां पर ये मास को मैंने उठाया था तो ये कंडीशन मुझे मिली थी, ये स्टेट मुझे मिली थी। ठीक है,
अब इस मास को मैं रखता हूं तो मुझे स्टेट वापस ये मिलेगी, अरे यस और नो, ये स्टेट मिलेगी। तो क्या पाथ वही होगा क्या? यहां पर 1 से 2 में गया था, अब इस 2 पर मैंने वापस क्या रख दिया, उस स्टेट पर वो मास उठा के वापस रख दिया, तो ये 1 पर आएगा। तो 1 पर आएगा तो उसी पाथ से आएगा क्या ये? बोलो किस से? आप बोलोगे ना सर किस पाथ से? जब पाथ ही नहीं पता था हमको तो वो वापस किस पाथ से आएगा? पहले वाले का पाथ पता था क्या आपको? पहले वाले का पाथ नहीं पता था, कैसे आएगी वो? उसी पाथ से आएगा। तो डेफिनेटली अगर ये कंडीशन रही तो वो उसी पाथ से तो रिटर्न नहीं, तो पाथ ही नहीं पता जाने का, वापस उसको हम बुला रहे हैं तो वो हमको क्या पता किस पाथ से आएगा, और जिस पाथ से आएगा वो ही होगा क्या, ये हमको कैसे पता? हमको तो पहले वाला ही नहीं पता। ये बात समझ में आ रही? तो वो जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हाँ तो हो सकता है, क्या हो सकता है? तो वो किस पाथ से, वही तो बात है ना, यहाँ पे पाथ पता है क्या? आपने बोल दिया हो सकता है उसी पाथ से, तो वो कौन सा पाथ बताओ ना। अरे तो वही तो पता नहीं है तो फिर आप कैसे हो सकता है? अरे तो फिर वही तो बात है, हो सकता है तो कैसे हो सकता है? आया तो उस पास से आया, तो वो जाने वाला पाथ हमको नहीं पता है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उसी पास से आया था? मानने में तो सब कुछ मान लोगे आप, मानने से काम चल जाता है क्या? मान लिया कि हो गया, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया क्या? अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं धीरे धीरे ये एक एक कंकड़ रखना प्रारंभ करता हूं तो डेफिनेटली वही स्टेट आपको मिलेगी हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पर वही स्टेट मिलेगी, और वही स्टेट मिलेगी तो डेफिनेटली ये सपोज इस पाथ से गया था 1 से 2 और वही प्रोसेस मैंने दोहराई, देन डेफिनेटली इट विल रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ। तो उसी पाथ से अगर वो रिटर्न करता है तो इट विल कंसिडर रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, देखिए उसी पाथ से रिटर्न होगा इफ इट leaves no effect, if it leaves no effect on system and surrounding। तो गया आया आपको पता ही नहीं चला, इसका मतलब यही हुआ ना, ये गया और आया, किसी को खबर कानो कान खबर नहीं पता चली। तो देखिए अगर ये मूव कर रहा है, डेफिनेटली सुनिएगा, ये मूव कर रहा है तो इट मूव against the atmospheric pressure and there will be a friction between this piston and cylinder ball। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए वो जा रहा है, तो ये किसको पता चलेगा? पिस्टन को पता चलेगा ना, फ्रिक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर, जो हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी प्रोसेस हो सकती है क्या जो कि कोई इफेक्ट ही नहीं छोड़ेगी सिस्टम या सराउंडिंग पर? नहीं ना। तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कब कहलाएगी? इसकी दो कंडीशन हो, एक तो इट मस्ट बी ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर रहेगी तो इट फॉलो द सेम पाथ, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो सिस्टम एंड सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ के आएगी। तो उसको हम बोलेंगे कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और
इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं। जितनी भी रियल प्रोसेस होती है नेचर में, ऑल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली प्रोसेस होगी तो सिस्टम एंड सराउंडिंग पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। और आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको थर्मोडायनेमिक्स का, कब बोलेंगे कि कोई प्रोसेस हो रही है? जब देयर विल बी ए चेंज एंट्रोपी, एंड चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ए पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब हो रही है प्रोसेस, मतलब वहां पर एंट्रोपी चेंज होगी, और एंट्रोपी चेंज हो रही है मतलब बोलते हैं ना, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो जितनी भी प्रोसेस हो रही है तो उसकी वजह से एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। ये हो रही है प्रोसेस, हो रही है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी जो कि हमारा यूनिवर्स, हमारा सिस्टम का वो सराउंडिंग हो गया, उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो दे डेफिनेटली लीव द इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। तो हम पढ़ते जो हैं जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हम मानते हैं, बस एक्चुअल में कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक कि वो सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए, जिस पाथ से गया उसी पाथ से आया, एंड कोई इफेक्ट नहीं, मतलब फ्रिक्शन जी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगी। इज इट करेक्ट? सारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगी। इज इट करेक्ट और नॉट? All the quasi-static process are reversible process. दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है, या इसमें से एक सही है या एक गलत? मैं क्या बोल रहा हूं एक बार सुनिएगा। ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इज इट करेक्ट और नॉट? ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये सही है कि गलत है? अरे रिवर्स पहली कंडीशन ही यही होती है कि मस्ट बी ए स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक। तो डेफिनेटली जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी क्वासी स्टैटिक होगी। बट क्या सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होगी क्या? जरूरी कि यहां पर फ्रिक्शन हो सकता है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। हाँ अरुण, वेरी गुड, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल, ये ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर सी स्टैटिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। चलिए, a process is said to be reversible process. A process is said to be a reversible process when it reverses in direction, when it reverses in direction, follow the same path, follow the same path without leaving any effect, without leaving any effect on system and surrounding. तो ये जो प्रोसेस है यहां पर, इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ये डायग्राम बना लीजिए।
कुछ एग्जाम्पल जो कि ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो। हाँ, वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन। तो टेम्परेचर जो रहेगा ईच एंड एवरी पॉइंट सेम रहेगा, तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। स्प्रिंग का एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन, स्प्रिंग को आप खींचोगे, छोड़ोगे तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा वो, तो इट इज रिवर्सिबल। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ऐसे तो रियल में तो कोई भी प्रोसेस एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, बट इज समहाउ रिवर्सिबल प्रोसेस, वापस इनिशियल पोजीशन में वो पहुंच जाता है। बिल्कुल नहीं, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए और पाथ सेम होना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट इज दिस पाथ। हाँ, इफेक्ट अगर नहीं छोड़ रहा है तो डेफिनेटली इट विल कंसिडर एज। हाँ, इसमें एक और कंडीशन लिखेंगे, तो रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस process must be quasi-static क्योंकि तभी तो पाथ पता चलेगा। प्रोसेस मस्ट बी quasi-static एंड frictionless। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द प्रोसेस which are not a reversible, the process which are not a reversible are known as non-reversible या irreversible process। no irreversible process। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, all the natural process are all the natural process are non-reversible process। non-reversible process। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल, हाँ, थ्रोटलिंग हो गया,
और प्री एक्सपांसन हो गया। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे नॉन रिवर्सिबल के। इसके अलावा फ्लो हो रहा है किसी वायर से, तो वो कैसी प्रोसेस होगी? जनरली अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर जो होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा तभी होगा, और हीट ट्रांसफर इन ए डेफिनेट टेम्परेचर डिफरेंस इज ए डेफिनेटली ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। दो फ्लूइड को आपने मिक्स कर दिया, एक का टेम्परेचर अलग है, एक का टेम्परेचर अलग है, दोनों फ्लूइड को आपने मिक्स कर दिया, क्या दोनों को सेपरेट करके उसी टेम्परेचर पर ले आओगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड हीट ट्रांसफर बाय डेफिनेट टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि हीट ट्रांसफर तो कार्नोट साइकिल में भी होता है, बट टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होता है, तो वो आपका रिवर्सिबल रहेगा, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। आइसोथर्मल हीट एडिशन हम करते हैं ना, तो वो आपका कहलाएगा रिवर्सिबल। तो डेफिनेट टेम्परेचर डिफरेंस पर अगर आप हीट ट्रांसफर करो तो इट विल बी ए नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और एक नोट डाल के लिख लेंगे, all the reversible process, all the reversible process are quasi-static process all the reversible process are quasi-static process, but reverse is not true. Okay, so important is this example. और जितने भी हम साइकिल पढ़ते हैं वहां पर जो भी प्रोसेस हम जिस प्रोसेस के थ्रू वहां पर हम गुजरते हैं, ऑल आर कंसिडर एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी साइकिल आप पढ़ते हो उनको हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं ना। आपका ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, तो वहां पर एडियाबैटिक, एक्सपांसन, कंप्रेशन, तो वो सारी कैसी प्रोसेस होती है, उसमें हम एज्यूम करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है, उसी पाथ के थ्रू वो नहीं वापस रिटर्न होगी। डेफिनेटली देयर विल बी ए इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और दैट इफेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में आपका एंट्रोपी। इस सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी जो होगी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, अब ये थी प्रोसेस की बात। प्रोसेस का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब यहां पर थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ने की अप्रोचेस होती है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ने की अप्रोचेस होती है। दो अप्रोच हम यूज
थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की है, एक मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है? मैक्रो मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से बड़ा, बिग, एंड माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जब भी एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए हम एवरेज बिहेवियर देखते हैं मॉलिक्यूल का, तो उस अप्रोच को हम बोलते हैं, जैसे कि आपने इस रूम का, अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना प्रेशर है, तो आप बोलोगे कि सर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये बोलो। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आप कहां से लेके आए? यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी वजह से जो एवरेज फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, दैट विल बी डेफिनेटली 1 एटीएम के बराबर होगा। तो इसलिए आपने बोला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एक एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करके कर रहा है, क्या ये देखा? क्या नहीं। यहां पर एवरेज हमने कंसिडर किया, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूम अप्रोच। अब देखिए ये अप्रोच कब हम यूज कर सकते हैं? मैक्रो मतलब क्या हो रहा है यहां पर? एवरेज। अब एवरेज कब लेंगे? जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऑन एन एवरेज लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था, बच्चों के मार्क्स कितने, तो ऑन एन करे तो कभी स्टूडेंट के मार्क्स हम देखेंगे और 12-13, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो वो एक बल्क अप्रोच हो गई कि मुझे अगर बताना है किसी को, कि किसी ने पूछा है कि बताइए भाई कि आप इसमें ऐसा परफॉर्मेंस है, तो मैं बोलूँ मार्क्स आ रहे हैं। और अगर क्लास में सपोज 2 ही स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? केवल 2 ही स्टूडेंट है, एक को 4 नंबर आए, एक को 20 नंबर आए। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके क्लास के स्टूडेंट को, तो मैं अगर इन दोनों का एवरेज लेके बताता हूं, ये एक सरासर गलत डेटा होगा। होगा कि नहीं होगा? एक को तो 4 ही आए, एक को तो इससे बेटर होगा कि मैं बोलूं कि यार सर एक स्टूडेंट को 4 आए और एक को 20 आए। तो वो जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी, हम इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसिडर करते हुए चलेंगे। उस एक एक इंडिविजुअल को हम क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर एक एक इंडिविजुअल को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जो अप्रोच कहलाएगी, दैट विल बी ए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो क्या डिफरेंस हुआ माइक्रो और मैक्रो में? मैक्रो में हम क्या करेंगे? एवरेज लेंगे, और माइक्रो में हम इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसिडर करते हुए देखेंगे, चलेंगे। अब ये कब हम यूज कर सकते हैं, ये कब हम यूज करेंगे? अभी आपने ये एग्जांपल से समझा होगा, जब ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो हम एवरेज लेंगे और बता देंगे, और जब कम स्टूडेंट होंगे तो यहां पर स्टूडेंट से को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? मॉलिक्यूल्स। जब हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच।
अब सर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अब ये क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम काउंट करेंगे क्या यहाँ? तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये कैसे हमको पता चलेगा? एक तो सिस्टम की स्टेट देख के हमको पता चल जाएगा। अब जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें कि गैसेस के मॉलिक्यूल, पर गैसेस के मॉलिक्यूल कम है या ज्यादा है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है, जैसे कि अगर हम बात करें, मेरी इतनी सी बड़ी क्लास है, ठीक है, इतनी सी बड़ी क्लास है, इसमें अगर 2 स्टूडेंट बैठे और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है ज्यादा है, क्या बोलोगे आप? यार क्लास इतनी बड़ी है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम, जब 4 चेयर लग रही तो कम है क्या? स्टूडेंट 3 बैठे तो कम है क्या? तो ये कम है ज्यादा डिपेंड करेगा किस पर? साइज ऑफ द सिस्टम पर। अरे समझ में आ रहा है? ये कम है या ज्यादा है, हम कैसे? समोसे कितने रुपए का मिलता है यहां पर? 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए ज्यादा है या कम है? अरे यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वही तो चीज है, अगर आप वही ताज होटल में समोसा खाने जाओगे तो वो, अब 10 रुपए ज्यादा है, वहीं पे शाहरुख खान ये समोसा खाने आएगा यहाँ पर एमपी नगर में, ठीक है, तो उसके लिए समोसा क्या होगा? सस्ता होगा कि नहीं होगा? फ्री होगा? सस्ता होगा डेफिनेटली। तो देखिए ये सस्ता महंगा कम ज्यादा ये डिपेंड करता है किसी ना किसी फैक्टर पर। अब उसकी इनकम इतनी है कि उसको पता चला ये 10 रुपए में, समझ पाए ना? तो यहां पर अब ये इस सिस्टम में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे कम होंगे, डिपेंड करेगा इस सिस्टम के डायमेंशन, ठीक है। तो यहां पर अगर, अब देखिए मॉलिक्यूल जो है उनमें रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा तो मोशन से पहले वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब टकराने से पहले वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो टकराने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं हम? मीन फ्री पाथ। तो देख एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये, इसमें केवल 2 ही सिस्टम की साइज सेम है। तो यहां पर बताइए मीन फ्री पाथ जो होगा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। और यहां पर मीन फ्री पाथ जो होगा क्या होगा? कम होगा। तो मीन फ्री पाथ कम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ज्यादा है, होल्स जो है क्या है? कम है। और मीन फ्री पाथ कंपेयर टू, अब जैसे कि ये सिस्टम ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो मॉलिक्यूल यहां पर आ गए, तो यहां पर मीन फ्री पाथ इसके बराबर हो सकता है, यहां पर मॉलिक्यूल कम है या ज्यादा है, ये कैसे आइडिया लगाओगे? ये डिपेंड करेगा यहां पर कि ये जो मीन फ्री पाथ है ये इस सिस्टम के डायमेंशन से बराबर है, उसके कंपेरेबल है। बात समझ में आ गई? मीन फ्री पाथ सिस्टम के डायमेंशन उसके कंपेरेबल है, तो हम बोलेंगे कि वहां पर डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? कम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो वहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की हम स्टडी करेंगे, और वो जो स्टडी है वो कहलाएगी आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और जहां मेन फ्री पाथ कंपेयर टू द सिस्टम डायमेंशन, सिस्टम डायमेंशन में आप यहीं पे यही बात करेंगे कि इसका डायमीटर, सिस्टम डायमेंशन के कंपेयर मीन फ्री पाथ अगर कम है तो वहां पर हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वहां पर होल्स बहुत ही कम है, मॉलिक्यूल के बीच में गैप कम है, तो वहां पर हम उन सारे मॉलिक्यूल का एक एवरेज बिहेवियर कंसीडर करेंगे, उससे उस सिस्टम की प्रॉपर्टी को बताएंगे। तो वो जो अप्रोच होगी दैट विल कंसिडर एज ए मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे सब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच।
द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्या हुआ? पहले मैक्रो लिखना है अपने को, तो मैं क्या बोला? रिपीट करके देख लीजिए क्लास, मैक्रो ही बोला हूं मैं। हाँ, लिखेंगे मैक्रोस्कोपिक, ऐसे सब हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिखेंगे द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसिडर द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अच्छा, एक और बात मुझे बता दीजिए कि ये अप्रोच कहां यूज करेंगे, ये अप्रोच कहां यूज, क्या? हाँ, रेडी बाई, गुड। स्पेस में, स्पेस में आप चले जाओगे, वहां पर एयर के मोलिक्यूल क्या होंगे? कम होंगे, आसपास में नहीं होंगे। यहां पर अर्थ पर एयर के मोलिक्यूल जो होंगे क्या होंगे? बिल्कुल पास पास में होंगे। तो यहां पर अर्थ पर, और हम तो स्टडी अर्थ पे कर रहे हैं ना, कि ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर चले भी मत जाना स्टडी करने, नहीं तो आ नहीं पाओगे। तो हम जो अप्रोच पढ़ रहे हैं वो कौन सी अप्रोच है? मैक्रो, मैक्रो, क्योंकि हम ये अर्थ पर, और अर्थ पर हम देखते हैं कि डेंसिटी जो है क्या है? ज्यादा है। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर हम यूज करेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो रेडी बाई गैस मतलब जहां पर डेंसिटी क्या है? बहुत ही कम है, वहां पर हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। चलिए, तो एक बार और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कहां तक लिखा आपने? द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसिडर द एवरेज मोलिक्यूल बिहेवियर, एवरेज मोलिक्यूल बिहेवियर without taking into account, without taking into ac- without taking into account the behavior of each molecule, behavior of each molecule. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, macroscopic approach is based on the concept of, is based on the concept of continuum, मतलब continuously distributed molecule, based on the concept of continuum. Okay, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे in the continuum approach, in the continuum approach, in the continuum approach, we assume that, in the continuum approach, we assume that matter is continuously, we assume that matter is continuously distributed and no holes, continuously distributed and no holes are present, no holes are present. और ये कंटिन्यूम अप्रोच कब तक वैलिड रहेगी? जब तक मीन फ्री पाथ जो हो वो क्या हो? कम हो, कंपेरेबल टू द सिस्टम डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंटिन्यूम अप्रोच रिमेन वैलिड, कंटिन्यूम अप्रोच रिमेन वैलिड,
continuum approach remain valid till the mean free path को लिखा था mean free path till the mean free path of the molecule is much less than the system dimension. Mean free path is much less than the system dimension. Clear? Full stop. मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. क्या होता है मीन फ्री पाथ? से सब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग. The average distance traveled by a molecule between two successive collision called as mean free path. ठीक. तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये जो वहां मैक्रोस्कोप की वहां पर एवरेज बिहेवियर देखेंगे हम सिस्टम का स्टेट पर उसकी जो हम प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसकी एवरेज प्रॉपर्टी होगी. नेक्स्ट लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक तो एवरेज लिखा है ना उसका भी एवरेज. हाँ तो एवरेज डिस्टेंस है वो. मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल का अलग अलग हो सकता है बट वो भी एवरेज पर डेफिनेशन में देखिए. ठीक है, इसमें लिखेंगे इन दिस एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ individual molecule. In this analysis, the behavior of individual molecule is considered where density of molecule and path and mean free path is also comparable and mean free path is also comparable to the system dimension. तो एक जो मेथड है तो हम बोलते हैं रेडिफाई गैस फ्लो थ्योरी. तो रेडिफाई गैस थ्योरी मतलब वहां पर रेयरली गैस अवेलेबल है और इस थ्योरी का हम यूज करते हैं इन स्पेस.
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वन ऑफ द मेथड one of the method which is rarefied gas flow theory, one of the method which is rarefied gas flow theory used in space, where density of air molecule is very less. Air molecule is very less. ओके, तो ये दो अप्रोचेस थी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने की. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस. आज ही बात करेंगे क्या होता है प्योर सब्सटेंस, बता दीजिए तो कल बात कर लेंगे. आइस और पानी, ये आइस और यहां पर पानी, तो इसमें क्या प्योर सब्सटेंस कौन है, कि ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल बी ए प्योर सब्सटेंस. वेरी गुड. एयर क्या है, प्योर सब्सटेंस है ये. एयर प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, ऑल आर एग्री विथ दिस. पीछे एयर प्योर सब्सटेंस है, इधर एयर प्योर सब्सटेंस है. अरे अगर सही बता दिया है तो मैं आगे बताऊंगा ही नहीं कि आपको पता है, और गलत बताया है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा है या नहीं है. तो है या नहीं है, चलिए तो छुट्टी, फिर प्योर सब्सटेंस यहीं पे खत्म हो गया. तो देखिए एयर प्योर सब्सटेंस हम कंसिडर करते हैं, क्यों करते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. गिब्स फेस रूल हमको पढ़ना है इसी के बाद में, देन उसके बाद में हमारा आवाज नहीं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए. दो ब्लॉक है, एक मेटालिक ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है. आप कल एक मेटल की चेयर लेंगे और एक लकड़ी की, उन दोनों को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में बाहर रख देंगे धूप में. ठीक है, वो दोनों पर बैठेंगे, दोनों पर बैठ के देखेंगे तो किसका टेम्परेचर अधिक होगा, किसका टेम्परेचर अधिक होगा. सेम रहेगा तो इनको कल मेटल की चेयर पे बिठाना. देखते हैं कितनी देर तक ये बैठ पाते हैं. तो बताइए आपको क्या लगता है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, सेम होगा, या चेयर का मेटलिक ब्लॉक का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू वुडन, या वुडन का ज्यादा होगा कंपेयर टू मेटल, मेटल का ज्यादा होगा. चलिए तो ब्रेक के बाद हम देखते हैं, कल पता करेंगे.